अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे अपर जीआई हेमरेज के बारे में। तो इस लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है व्हाट आर द काजेस ऑफ अपर जीआई हेमरेज, व्हाट आर द सिम्टम्स। ठीक है। उसके अलावा हम जानेंगे इसका जो मैनेजमेंट जो है सर्जरी और मेडिसिन दोनों के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हम इसके मैनेजमेंट को डिटेल में करेंगे। ठीक है। जो हमारे ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम से लेकर ड्यूडिनम, स्टोमक और आगे जाके एसोफेगस से ऊपर। ठीक है। एसोफेगस और इन एरियाज से जो हेमरेज होते हैं या ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है अपर जीआई ब्लीडिंग। ठीक है। अब अपर जीआई ब्लीडिंग होता क्यों है? ठीक है। तो इसके बहुत से काजेस है। ठीक है। काजेस को हम मेनली टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक होता है वेरेसियल काजेस या वेनस काजेस। ओके। इसी तरह दूसरा होता है नॉन वेरेसियल काजेस या आर्टीरियल काजेस भी हम कह सकते हैं इसे। ठीक है। तो वेरेसियल काजेस क्या क्या है? वेरेसियल काजेस है सिरोसिस ऑफ लिवर सिरोसिस, ब्लड कैरी सिंड्रोम, उसके अलावा सिप्लिनिक वेन थ्रोम्बोसिस। ओके। थ्रोम्बोसिस वेरेसियल काजेस है ये सारे। वेरेसियल ब्लीडिंग का काजेस ये है कि जो ब्लड है हमारे पास जो लीवर में इंटर हो रहे या लीवर से जा रहे। ठीक है। इनमें जो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, ब्लड के जो आगे इसमें ड्रेनेज को, ठीक है, वेनस ब्लड के जो ड्रेनेज में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, तो उस नतीजे में जो हमारे लीवर से आगे इधर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, मिसाल का ब्लड कैरी सिंड्रोम में इधर और थ्रोम्बोसिस हो जाता है। ठीक है। तो थ्रोम्बोसिस के होने की वजह से यहाँ से तो ब्लड ड्रेन नहीं हो रहा है, ठीक है, वेनस ब्लड, तो इसमें जो कोलेटरल सर्कुलेशन में जो वेनस ब्लड है, ठीक है, वो कोलेटरल वेन के थ्रू ड्रेन हो रहा होता है। ठीक है। तो कोलेटरल वेनस ड्रेनेज कहाँ से हो रहे थे? हमारे एसोफेगस के जो वेन्स होते हैं, ठीक है, एसोफेजियल वेन्स होते हैं, उनके थ्रू ड्रेन हो रहा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ठीक है। तो ड्रेन होते वक्त ये वेन्स जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चियस हो जाते हैं। ठीक है। इनके वॉल्यूमेंट डायलेट हो जाते हैं। ठीक है। इस वजह से ये इनके जो वाल है वो थिन हो जाते हैं। ठीक है। और इनमें ब्लीडिंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह अगर लीवर सिरोसिस हो जाए, लीवर सिरोसिस में भी यहाँ से ब्लड ड्रेन नहीं हो रही है। ठीक है। इसी तरह स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस में अगर उस स्प्लेनिक वेन से अगर ड्रेन नहीं हो रहा है, ठीक है, उस सूरत में भी जो ब्लड जो है वो दूसरे जो कोलेटरल सर्कुलेशन से ड्रेन होगा और उधर से ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से वेरेसियल ब्लीडिंग होती है। ठीक है। नॉन वेरेसियल ब्लीडिंग के काज कौन कौन से? पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में अगर कोई अल्सर बन जाए, ठीक है, ड्यूडिनल वॉल में या गैस्ट्रिक वॉल में, ठीक है, उसके वॉल की डैमेज की वजह से जो उसके जो वॉल के पीछे जो वेसल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें एरोजन हो जाए और ब्लीडिंग हो सकते हैं। इसी तरह मिलियरी वेस्टियर में क्या होता है? जो हमारे एसोफेगस है, ठीक है, उसके वाल्व में टीयर हो जाता है, क्योंकि जो हेवी अगर कोई वोमिटिंग हो जाती है, वो हेवी वोमिटिंग की वजह से टूबस प्रेशर और एसोफेगस की वजह से वहाँ पर उसका वाल डैमेज हो जाता है। ठीक है। उसको वाल टीयर हो जाता है, उस मिलियरी वेस्ट टीयर कहते हैं, जिसे उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस। इसके अलावा एसोफेगस में कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो जाए, मिसाल के तौर पर इरोसिव एसोफेजाइटिस। ओके। इसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा कोई ट्रॉमा हो, ठीक है, ट्रॉमा की सूरत में। उसके अलावा एओर्टोड्यूडिनल फिस्टुला बन जाए, ठीक है, उस सूरत में भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा एट्रोजेनिक काजेस हो सकते हैं। इसके अलावा नियोप्लेज्म, कोई एसोफेजियल कार्सिनोमा हो गया, इस तरह कोई नियोप्लेज्म, कोई ट्यूमर वगैरह या कोई मेलिग्नेंसी की वजह से भी अपर जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। तो ये था काजेस ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग। सीवियर अपर जीआई ब्लीडिंग में जो ब्लड होगा, ठीक है, वो रेड होगा, ठीक है, वो रेड विथ क्लॉट होगा और रैपिड एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा। ठीक है। रैपिड होगी
और प्रोफ्यूज होगी, ठीक है, ब्लीडिंग। उसके अलावा जो अगर लेस सीवियर है तो उस सूरत में जो कलर होते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग के या जो उस ब्लड की, ठीक है, उसका कलर होता है ब्लैक या कॉफ़ी ग्राउंड। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे स्टमक में जो HCl है, ठीक है, वो उसके जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड को हिमोलाइसिस करके कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसलिए कॉफ़ी ग्राउंड नज़र आता है, ठीक है, कॉफ़ी के कलर का नज़र आता है, ठीक है। पेशेंट जो है मेन मोस्टली सिनकोप में आता है, ठीक है, बेहोशी के हालत में आते हैं। उसके अलावा एनीमिया होते हैं, उनको एनीमिया हो सकते हैं, मेलिना हो सकता है, ठीक है, मेलिना जिसमें क्या होता है, ब्लैक टेरी स्टूल होता है, ठीक है, उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी आती है उससे, ठीक है, अपर जीआई ब्लीड की वजह से। उसके अलावा एक्यूट अपर जीआई ब्लीड से हमारे पास जो कलर होगा वो क्या होगा, मैरून और ब्राइट रेड कलर होगा, ठीक है, ब्राइट रेड, ठीक है, हो सकते हैं, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग सीवियर हो रहा हो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट को भी हम दो मेन हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। अब मैनेजमेंट में अगर वो वेरेसियल काज है, ठीक है, वेरेसियल काज है, और अगर वो नॉन वेरेसियल काज है, ठीक है, अगर वो वेरेसियल है, ठीक है, और उसके साथ साथ नॉट ब्लीडिंग है, ठीक है, वेरेसिस तो बने हुए हैं, ठीक है, टॉर्चियस वेन्स तो बने हुए हैं वॉल में, लेकिन वो ब्लीडिंग नहीं कर रहे, ठीक है। उस सूरत में हम क्या करें, देंगे पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ओके। बीटा ब्लॉकर्स एक तरीके से प्रोफाइलेक्टिक है, ठीक है, इसमें भी जो प्रीफर्ड बीटा ब्लॉकर्स है वो कौन से है, कार्बिडिलोल जो बेटा टोरलेट है, ठीक है। ये तो वेरेसियल ब्लीडिंग का अगर वो एक्टिव ब्लीड कर रहा है, ठीक है, उस सूरत में हम सबसे पहले जो है ABC मेंटेन करेंगे, ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, IV एसेस करेंगे, ठीक है, IV एसेस करेंगे, ठीक है, वाइट बोर्ड कैन्युला लगाएंगे पेशेंट को। उसके बाद हम रिस्टोर सर्कुलेशन करेंगे, ठीक है, रिस्टोर सर्कुलेशन कैसे रिस्टोर करेंगे, क्योंकि वो जो ब्लीडिंग की वजह से उसमें जो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए हम सर्कुलेशन को रिस्टोर करेंगे। उसमें हम फ्लूइड भी दे सकते हैं, ठीक है, फ्लूइड और ब्लड दोनों दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को जो उसके जो वेसल डायलेटेड है उसको कंस्ट्रिक्ट करने के लिए हम वेजो प्रेशर देते हैं, वेजो प्रेशर्स, ओके। वेजो प्रेशर हमारे पास कौन सा है, टेरिप्रेसिन को हम ऐसे वेजो प्रेशर देते हैं। ये क्या कराते हैं, हमारे पास पोर्टल प्रेशर है, ठीक है, उसको डिक्रीज करता है, ठीक है, वो टेरिप्रेसिन, ठीक है। और एक्टिव ब्लीडिंग पर ये इस वजह से एक्टिव ब्लीडिंग भी हमारे पास कम होती है, ठीक है। उसके बाद हम जो है प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स भी देंगे साथ में, ताकि इन्फेक्शन ना हो, तो हम जो प्रोसीजर वगैरह करेंगे, ठीक है, उसके दौरान इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स भी देंगे, ओके, एंटीबायोटिक्स भी देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अर्जेंट अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे हम, ठीक है, डायग्नोस कर सके कि ये वेरेसिस है या नॉन वेरेसिस काज को देखने के लिए, ठीक है। उसके अलावा वेरेसियल है तो फिर हम क्या करेंगे, वेरेसियल बेंडिंग करते हैं, ठीक है, वेरेसियल बेंडिंग लाइगेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। बेंडिंग लाइगेशन का ये है कि एक रबर बैंड होता है, ठीक है, जिसमें उसमें एंडोस्कोपी के दौरान उस एरिया को देखा जाता है जहाँ पर ब्लीड है, ठीक है, उस एरिया के राउंड एक रबर बैंड से उस एरिया को ओक्लूड किया जाता है, उस वेसल को ओक्लूड किया जाता है, ठीक है। ये होता है वेरेसियल बेंडिंग, ठीक है। उसके बाद हम इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी भी देते हैं, ठीक है, वो एंडोस्कोपी के थ्रू स्क्लेरोथेरेपी, ठीक है। स्क्लेरोथेरेपी में क्या करते हैं, हम स्क्लेरोज एजेंट जो फाइब्रोस कराते हैं, ठीक है, वाल के, वो एजेंट हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। उस इंजेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, उस एरिया में फाइब्रोसिस हो जाएगा, ठीक है, फाइब्रोसिस की वजह से वो वाल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, ठीक है, और ब्लीडिंग कम होगा, ठीक है। अगर
ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो, ठीक है, वो जो हमने किया है, ठीक है, तो हमने जीआई एंडोस्कोपी से जो हमने ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए जो हमने प्रोसीजर किया, अगर उससे ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो तो उस सूरत में हम करते हैं बेलून टम्पोनेट, ठीक है। तो बेलून टम्पोनेट में क्या करते हैं हम, एंडोस्कोपी के थ्रू एक बेलून होता है, ठीक है, एंडोस्कोप के अराउंड बेलून होता है कुछ बेलून, उस बेलून को हम क्या कराते हैं, इन्फ्लेट कराते हैं, ठीक है। इस इन्फ्लेशन की वजह से जो वाल्व है, ठीक है, उस प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, वाल्व पर प्रेशर पड़ेगा, वाल्व पर प्रेशर पड़ने की वजह से वो ब्लीडिंग कम हो जाएगा, ठीक है, ब्लीडिंग कम हो जाएगी। ये हमारे पास जो एसोफेजियल वेरिसेस, अगर गैस्ट्रिक वेरिसेस है उसमें, उस सूरत में भी हम क्या कहते हैं, बेलून टम्पोनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इन्फ्लेशन करते हैं। इन्फ्लेशन इसमें भी हम जो प्रेशर है उसको 25 mm Hg से ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। प्रेशर को अगर टू मच प्रेशर अगर डाल दे तो उस सूरत में तो उसका वॉल भी रप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो 25 mm Hg से ज़्यादा हम प्रेशर नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इस के बाद जो हम डिफिनेटिव ट्रीटमेंट करने के लिए हम जाते हैं टिप्स के तौर ऊपर। ये टिप्स क्या होता है, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, ओके। इसमें क्या करते हैं हम, जो पोर्टल वेन से और हेपेटिक वेन से, ठीक है, उनके दरमियान क्या कराते हैं हम, एक शंट लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जुगुलर वेन के थ्रू इंटर करते हैं, ठीक है, जुगुलर वेन के थ्रू एक कैथेटर इंटर करते हैं, ठीक है, जुगुलर वेन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसहेपेटिक मतलब ये क्या है, लीवर है हमारे पास के पर, ठीक है, लीवर के से हम गुजरेंगे, ठीक है, और ट्रांसहेपेटिक एक शंट डालेंगे, ठीक है। ट्रांसहेपेटिक मिसाल को सिरोसिस में मेनली यही करते हैं, ट्रांसहेपेटिक एक शंट डाल दिया, ठीक है। शंट क्या करते हैं, जो पोर्टल वेनस सिस्टम है, ठीक है, उसको सिस्टेमिक वेनस सर्कुलेशन के साथ क्या कराते हैं, शंटिंग कराते हैं, ठीक है। ये जो एक कैथेटर होता है, ठीक है, इस तरीके से शंटिंग होता है। तो ये क्या है, टिप्स है, ठीक है। इस तरीके से हम पोर्टल जो प्रेशर है, ठीक है, वो कम होगा, ठीक है, इस वजह से और ब्लीडिंग कम हो सकते हैं, ठीक है। ये था शंटिंग। अब उसके अलावा हमारा अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं एसोफेजियल ट्रांसेक्शन करके निकाल देंगे, ठीक है, उस एरिया को, ठीक है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। इस तरह से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके अलावा अभी हमने मिसाल का ब्लीडिंग कंट्रोल कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा मतलब सेकेंडरीली अगर प्रिवेंट करना है, ठीक है, ताकि और फ्यूचर में ब्लीडिंग ना हो, तो हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। और ऐसे उस पेशेंट को एसोफेजियल बेंडिंग प्रोग्राम के तहत उसमें बेंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में और ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अगर नॉन वेरेसियल ब्लीडिंग है, ठीक है, उस सूरत में हम क्या करते हैं। नॉन वेरेसियल ब्लीडिंग में सबसे पहले आपने क्या करना है, IVSS करना है, ठीक है, उसमें ताकि हम फ्लूइड वगैरह और ब्लड दे सके पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद हम इनिशियल असेसमेंट करेंगे। उसके बाद इनिशियल असेसमेंट करेंगे। इनिशियल असेसमेंट का ये है कि हम उसका देखेंगे कि सर्कुलेटरी स्टेटस देखेंगे, ठीक है, उसका टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ओलिगोयूरिया तो नहीं है, ठीक है, उसमें सर्कुलेटरी शॉक तो नहीं है, ठीक है, उसको देने के लिए हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एविडेंस ऑफ लीवर डिजीज़ है या कोमॉर्बिडिटीज़ वगैरह है या नहीं, वो देखेंगे, ठीक है। ये स्टेप हम वेरेसियल में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे शॉक तो नहीं है पेशेंट को, शॉक के लिए जो सिम्टम्स होते हैं उसको चेक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लीवर डिजीज़ है या नहीं है, ठीक है, उसको भी चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कोमॉर्बिडिटीज़ को भी देखेंगे पेशेंट को, उसके साथ कोई और डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है, आइडेंटिफाई कोमॉर्बिडिटीज़, ठीक है। उसके बाद हम कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ठीक है, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ताकि हमारे जो मैनेजमेंट के दौरान कोई इशू ना हो, ठीक है। तो उसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन में हम फुल ब्लड काउंट करते हैं, ठीक है, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इन चीज़ों को देखने के लिए हम फुल ब्लड काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, ताकि किडनी का फंक्शन भी हम जान सकें, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, हम LFTs करेंगे, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे और PT करेंगे, ठीक है,
पीटी करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम करेंगे, ताकि उसका क्लॉटिंग जो फंक्शन है उसको हम देख सके कि क्लॉटिंग नॉर्मल क्लॉटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्रॉस मैच करेंगे या कुछ ब्लड भी अरेंज करेंगे, ठीक है, क्रॉस मैचिंग के ज़रिए, ताकि ब्लीडिंग की सूरत में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज भी कर सके, ठीक है। तो ये वाला जो दो स्टेप है ये हम वेरेसेल में भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरेसेल के भी स्टेप है ये कंबाइन हम लिख सकते हैं दोनों स्टेप, ठीक है, इनिशियल स्टेप्स जो है। अब हम जो आते हैं उसके जो नॉन वेरेसेल के जो मेनली जो करते हैं, ठीक है, स्टेप्स, वो क्या है, उसके लिए हम निमोनिक याद रखेंगे, रीमोर्स, MORSE, ठीक है। आर मीन्स रिससिटेशन, ठीक है। रिससिटेशन के जानते हैं कि आप हम IV क्रिस्टलाइट्स देते हैं, ठीक है, या ब्लड देते हैं, ठीक है, इस सूरत में हम, ताकि उसका जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो कम हुआ है उसे मेंटेन कर सके, ठीक है। उसके बाद हम रिससिटेशन में हम इसमें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ताकि उसमें प्रोफाइलैक्टिकली इन्फेक्शन से बच जाए पेशेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ई मीन्स इंडोस्कोपी, ठीक है। हम इंडोस्कोपी करते हैं ताकि जान सके कि वेरेसियल है या नॉन वेरेसियल है, डायग्नोस के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि रिसेंट ब्लीडिंग के लिए हम देखेंगे कि उसके जो एरिया है वॉल पे वो रिसेंट ब्लीडिंग की साइन तो नहीं है, ठीक है, वो भी चेक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम इंडोस्कोपी में क्या करेंगे, हम हीटर प्रोब से कुछ कॉटरी भी करते हैं, ठीक है। हीटर प्रोब से कॉटरी करेंगे ताकि वो ब्लीडिंग एरिया है, ठीक है, उधर से ब्लीड कम हो सके, ठीक है। उसके अलावा हम क्लिप्स डालते हैं, ठीक है, उस एरिया पे क्लिप्स डालते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंजेक्शन एड्रेनलिन क्या करता है, हमारे पास जो आर्टरीज है, ठीक है, उसमें उसका कंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लीडिंग कम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए एड्रेनलिन देते हैं इंजेक्शन, ठीक है। उसके अलावा हेमोस्टेटिक मिनरल पाउडर भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा PPI भी देते हैं, ठीक है, पेशेंट को, ताकि है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, पेशेंट को। उसके अलावा R मीन्स ये वही हो गया, R रिससिटेशन ये होगा, ठीक है। S से हमारे पास है सर्जरी क्या है, सर्जरी में हमारे पास पेशेंट को हम जब एंडोस्कोपिक हम फेल हो जाए, ठीक है, एंडोस्कोपी अगर फेल हो जाए, एंडोस्कोपी से कंट्रोल ना हो, उस वक्त हम सर्जरी करते हैं, ठीक है। अल्सर के लिए जो हम सर्जरी करते हैं उसमें हम जो स्टोमक को खोलते हैं, ठीक है, वाल्व खोलते हैं और देखते हैं कि जहाँ पर एक्टिव ब्लीडिंग है, ठीक है, उस एरिया में जो वेसल्स है, ठीक है, उसको लाइगेट करते हैं, ठीक है, इस तरह से ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अगर उसके अलावा हम लोकल एक्सीजन कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ ब्लीडिंग पॉइंट है उस एरिया को एक्सरसाइज करके बाद में नस्मोस कर सकते हैं एरियाज़ को, ठीक है, जिसमें क्या आता है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी आता है, ठीक है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। सो दिस इज़ आर अबाउट अपर GI ब्लीड, ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये मैंने इसका मैनेजमेंट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको इस हवाले से कोई चीज़ समझ में ना आए हो, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ कमेंट्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।